हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल्स NCERT विद आशीष। तो बच्चों, हमने शुरुआत किया था क्लास 6 NCERT का चैप्टर 15 साइंस सब्जेक्ट का। चैप्टर नेम एयर अराउंड अस। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको एयर अराउंड अस के बारे में कुछ टॉपिक्स को, और कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे बच्चों, जिसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे शुरुआत के, जैसा कि आपने यहाँ पे एक वात यंत्र को देखा था जिसको वेदर क्लॉक भी बोला जाता है। ये एयर की डायरेक्शन को बताता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा 15.1 टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एयर जो होता है हर जगह उपस्थित होता है। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था एक खाली बोतल को पानी में डुबो करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमें पता चला था कि एयर हर जगह उपस्थित होता है। इसके बाद बच्चों हमने 15.2 टॉपिक्स में अध्ययन किया था व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, यानी कि हवा आखिर कैसे बना होता है बच्चों, हवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारे हमने पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि एक एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित हो, कौन कौन से कंपोनेंट उपस्थित होती हैं। तो हमने देखा था वाटर वेपर की मात्रा होती है बच्चों। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा होती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बच्चों हमने देखा था डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर। इसके बाद नाइट्रोजन को देखा था बच्चों। हाँ, इनकी मात्रा ज़्यादा और कम हो सकती है बच्चों। और हमने एग्जाम्पल की मदद से फिगर 15.8 में देखा था एक पुलिसमैन, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वे अपने मुंह पे मास्क लगाए होते हैं, क्यों लगाए होते हैं, इनके बारे में सारे कुछ पढ़ चुके हैं बच्चों। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमने बच्चों एक ग्राफ देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एयर के अंदर कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में उपस्थित होती हैं बच्चों, जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, अदर गैसेस की मात्रा कितनी होती है। तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर आप देख सकते हैं बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। मतलब बच्चों, वाटर एंड सॉइल के अंदर, पानी और मिट्टी के अंदर रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, आखिर वे कैसे ऑक्सीजन को ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर लिविंग को चाहिए, हर लिविंग बींग्स को चाहिए। तो वे कैसे आखिर ले पाते हैं पानी के अंदर और सॉइल के अंदर। तो बच्चों एक्टिविटी 5 की मदद से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पानी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और अ मेटल कंटेनर। एक ग्लास या फिर मेटल कंटेनर में पानी लेना है बच्चों, उससे धीरे धीरे गर्म करना है बच्चों। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, मतलब पानी को उबलने से पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, लुक केयरफुली, तो इनर सरफेस में आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनने लगे हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एक्टिविटी को आप घर पर भी देख सकते हैं करके बच्चों। तो ये जो छोटी छोटी बूंदे बन रही है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, तो ये बबल्स और कुछ नहीं है बच्चों, ये एयर ही है। तो हमें इस एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है बच्चों कि पानी में हवा की मात्रा उपस्थित होती है बच्चों। तो दिस बबल्स कम्स फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। तो ये जो बबल्स पानी के अंदर बन रहे हैं बच्चों, ये और कुछ नहीं है, ये एयर की प्रेजेंस दिखाती है बच्चों कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व हुई होती है। When you heat the waters to begins with the air dissolve in its escapes as you continue heating। और जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू हीट करते जाएंगे बच्चों, जब पानी बॉईल करने लगेगा, द वाटर itself turns into vapor and finally begins to boil। तो वो जो वाटर है बच्चों वो वेपराइज्ड हो जाएगा, वेपर बनने लगेगा, और लास्ट में वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है बच्चों, वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 और 9 में हमने पढ़ा है बच्चों कि दैट
द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं बच्चों, यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो वे पानी के अंदर डिजॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन को यूज कर रही होती हैं बच्चों, और इस प्रकार वे जिंदा रहती है। अब बच्चों वही चीज हमें एक्टिविटी 6 में समझाया गया है बच्चों कि आखिर सोइल के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर वाले जो भी एनिमल्स रहते हैं वे आखिर कैसे जिंदा रह पाते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 6 से एक एक्सपेरिमेंट करा गया है बच्चों, और इसके माध्यम से समझाया गया है कि सॉइल के अंदर आके कैसे एयर प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर्स और अ ग्लास, बीकर और ग्लास में एक थोड़ी सी ड्राई सॉइल लेना है बच्चों, ऐड वाटर टू ईट, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है बच्चों, नोट करना है कि आखिर क्या हुआ, नोट व्हाट हैपेंस। तो 15.11 फिगर में दिखाया गया बच्चों कि क्या होता है। तो आप भी जानते होंगे बच्चों, डू यू सी अ बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, जैसे ही हम पानी डालेंगे मिट्टी के अंदर तो उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट होगा। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, तो ये बबल्स हमें इंडिकेट करते हैं बच्चों, दिखाते हैं कि हवा की उपस्थिति मिट्टी के अंदर होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air, which is seen in the form of bubbles. The organism that lives inside the soil and the plant's root respire in this air. अब बच्चों जैसे ही हम लोग पानी को डालते हैं तो पानी जैसे ही मिट्टी के अंदर जाता है तो वो हवा को रिप्लेस करने लगता है बच्चों, जिस वजह से बबल्स के रूप में बाहर एयर निकलने लगते हैं, और इस तरह से मिट्टी के अंदर एयर प्रेजेंस होती है बच्चों। और इसी एयर को जो मिट्टी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एयर को रिस्पायर करके जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट वही दिखाया गया है कि थोड़ा सा मिट्टी लिया गया है, इसमें थोड़ी सी पानी को ऐड करा गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बबल्स बढ़ना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे समझाया गया बच्चों सोइल हैज़ एयर इन इट, मतलब सोइल के अंदर एयर की उपस्थिति होती है बच्चों। अब एक इसी एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हुए, अ लॉट ऑफ ब्यूरोज एंड होल्स, बहुत सारे होल्स और ब्यूरो बिल बने हुए होते हैं बच्चों मिट्टी के अंदर, डीप गहरे तक, सोइल इन द एनिमल्स लिविंग इन द सोइल, animals living in the soils, these bureaus helps make space available in air to move in it out and soil of the soil। तो बहुत सारे ब्यूरो बने हुए होते हैं बच्चों, बिल बने हुए होते हैं, बहुत सारे छिद्र भी बने हुए होते हैं मिट्टी के अंदर, उसी के माध्यम से एयर उनके अंदर जा पाता है बच्चों, और उस वजह से जो भी एनिमल्स मिट्टी के अंदर रहते हैं वे सरवाइव कर पाते हैं। हाउ एवर जब कभी वेन इट्स रेन्स हैवली, भारी मात्रा में जब वर्षा हो जाती है बच्चों, वाटर फिल्स अप इट्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोइल, और जब बारिश होती है बच्चों, भारी बारिश होती है तो जितने भी स्पेस होते हैं, खाली स्पेस होती है मिट्टी के अंदर, वे ऑक्यूपाई हो जाती है, भर जाती है पानी के कारण बच्चों, और इस वजह से एयर जो है वो बाहर निकल आ जाती है। तो जो ज़मीन में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बच्चों। इन दिस सिचुएशन, तब इस स्थिति में एनिमल्स जो लिविंग होते हैं, जो सोइल में रह रहे होते हैं, वे टू कम आउट फॉर द रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए, श्वसन करने के लिए वे बाहर निकल जाते हैं। कुड दिस बी द रीजन्स व्हाई अर्थवर्म्स कम्स आउट ऑफ द सोइल्स ओनली ड्यूरिंग अ हेवी रेन्स। इसीलिए आप देखे होंगे बच्चों की जब भारी बारिश होती है तो जितने भी अर्थवर्म्स होते हैं ज़मीन के अंदर रहने वाले वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बच्चों ड्यूरिंग हैवी रेन्स, भारी बारिश की वजह से। हैव यू एवर वंडर्स व्हाई ऑल द ऑक्सीजन of the atmosphere does not get used up through the large number of organisms are consuming it। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आपको ऐसा आप कभी सोचते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा तो कम ही होती है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था बच्चों की ऑक्सीजन की थोड़ी ही मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या कभी आपने सोचा है बच्चों की
ये ऑक्सीजन अगर सारे ऑर्गेनिज्म अगर कंटिन्यू ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर? एटमोसफियर में इसको फिर से कौन रिफिल कर रहा है? कौन सा ऐसा चीज है जो ऑक्सीजन को एटमोसफियर में दोबारा ऑक्सीजन को भर दे रहा है, रिफिल कर दे रहा है? तो उसी को हम लोग आज जानेंगे बच्चों 15.4 में। तो हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस? कैसे आखिर ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है बार बार एटमोसफियर में? तो बच्चों हमने इन चैप्टर 7 में पढ़ा था, वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस को पढ़ा था बच्चों जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है बच्चों जो प्लांट्स लोग करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑन फूड एंड ऑक्सीजन। तो भोजन बनाते वक्त बच्चों ऑक्सीजन और फूड दोनों बनाते हैं साथ साथ। ऑक्सीजन भी बनाते हैं और अपने लिए भोजन भी बनाते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में होता है बच्चों। तो प्लांट्स आल्सो कंज्यूमिंग ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, प्लांट्स को भी यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों की प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। सांस लेने के लिए प्लांट्स भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी मात्रा में करते होंगे, लेकिन करते हैं। बट दे प्रोड्यूस मोर ईट देन दे कंज्यूम। इसका मतलब बच्चों कि वे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, परंतु जितना वे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में छोड़ते हैं बच्चों। दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन्स को। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं बिना प्लांट्स के नहीं जीवित रह सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का बैलेंस करने का काम करता है बच्चों, फुलफिल करने का काम करते हैं, वो प्लांट ही करते हैं। अब हमने बच्चों आगे देख चुका था, एंड कार्बन डाइऑक्साइड द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स थ्रू द रेस्पायरेशन इन द प्लांट एंड एनिमल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल्स बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन और मेंटेनेंस का काम करते हैं बच्चों प्लांट्स और एनिमल दोनों मिल करके। एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में दिस शोज, ये दिखाता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है प्लांट का एनिमल्स पे डिपेंड होना और एनिमल्स का प्लांट पे डिपेंड होना। क्योंकि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ही छोड़ते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स लोग अपने भोजन को बनाने में, और बदले में हम लोगों को मिल जाता है ऑक्सीजन्स एनिमल्स को, लोगों को। तो we can now appreciate how important air is life on earth। इसलिए हमें अब अप्रिसिएट करना चाहिए बच्चों कि कितना महत्वपूर्ण होता है अर्थ पे एयर को, हवा की कितनी महत्व होती है एयर को। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्या और भी कुछ उपयोग हो सकता है एयर का? तो हैव यू हर्ड अबाउट द विंड मिल? क्या कभी आपने सुना है विंड मिल के बारे में बच्चों? जी हाँ, आपने सुना होगा विंड मिल बच्चों, जिसके माध्यम से हम लोग तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं बच्चों। मिल वगैरह चलाए जाते हैं, अलग अलग टाइप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंड मिल आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका फैन कह सकते हैं आप, पंखा है जो कि जब हवा जब चलती है तो ये रोटेट होती है और इसमें टरबाइन वगैरह लगा करके इनसे अलग अलग चीज़ें काम कराए जाते हैं बच्चों। इसमें टरबाइन तो नहीं लगा है, इसमें दूसरा काम कराया जा रहा होगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। द विंड मेक्स द विंड मिल्स रोटेट्स। जब विंड मिल को रोटेट कराती है, द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल एंड रन फ्लोर मिल्स। तो बच्चों ये लकड़ी वाला है, पुराने टाइम का है, तो इसका इस्तेमाल ट्यूबवेल को चलाने में, पानी खींचने के लिए नीचे से बच्चों गहराई से, और रन फ्लोर मिल आटा चक्की चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो विंडमिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बताया था ही बच्चों की विंडमिल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग्स याchts, gliders, parachutes and aeroplanes, boats, bats and insect can fly due to the presence of air. Air also help in the dispersal of seeds and pollen of a flower। तो बच्चों एयर जो होता है वे हमारी बहुत सारी कामों में मदद करते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स हो गया, पैरासूट्स हो गया, एरोप्लेन्स को उड़ने में भी मदद कर देती है, बर्ड्स को भी उड़ने में मदद कर देती है, बैट्स को भी उड़ने में मदद करती है, इंसेक्ट लोगों को भी, कीड़े मकोड़े को, कैन फ्लाई, ये इसी वजह से उड़ पाते हैं बच्चों क्योंकि एटमॉस्फेयर में हवा की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर, इसीलिए एरोप्लेन का उड़ना संभव हो पाता है बच्चों, बर्ड्स का उड़ना संभव हो पाता है। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड। एयर यहाँ तक इसमें भी मदद करती है डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड पोलिंग ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलिन का ट्रांसफ़र करने में, जिसको पोलिनेशन बोला जाता है बच्चों, उसमें भी काम आता है एयर। क्योंकि पोलिनेशन नहीं होगा बच्चों तो न्यू प्लांट्स नहीं बन पाएंगे, न्यू फ्लावर्स नहीं बन पाएंगे। तो पोलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और पोलिनेशन सीड्स और पोलन का पोलिनेशन एयर से ही होता है बच्चों, हवा से ही होता है। तो इस तरह से एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और एयर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों वाटर साइकिल। जैसा कि आप वाटर साइकिल जानते ही होंगे क्या होता है। वाटर साइकिल में बच्चों बारिश होती है, बारिश कंटिन्यू कराई जाती है, जैसे कि सन जब लेक और रिवर्स को हीट करती है तो वाटर वेपर बन करके एयर के थ्रू ही ऊपर की ओर जाती है और फिर से बारिश वगैरह होती है। तो वाटर साइकिल आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं बच्चों जिनको आपको ध्यान में रखना है। एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के कुछ सरफेस ऊपर तक जो लेयर बनी हुई होती है हवा की, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड ये नाम है बच्चों गैस का, ये एक टाइप का गैस है। कंपोजिशन ऑफ एयर बच्चों मतलब हवा में कौन कौन से चीज़ें उपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन ये गैस का नाम है बच्चों जो एयर में मौजूद होती है। नाइट्रोजन भी एक गैस है बच्चों जो एयर में मौजूद होती है। स्मोक धुआं होती है बच्चों। विंडमिल अभी आपने देखा था, विंडमिल नेम है बच्चों, नाउन है ये। तो विंडमिल। अब इसके बाद समरी को देखेंगे बच्चों। समरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको एग्ज़ाम टाइम में फास्ट रिवीजन चाहिए तो आप समरी को एक बार देख सकते हैं, समरी से ही पूरे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट में बताया जा रहा है बच्चों कि एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, मतलब कि हवा जो होता है हर जगह उपस्थित होता है बच्चों। वी कांट सी एयर, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, बट लेकिन वी कैन फील इट, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था बच्चों और यहाँ पे भी दे दिया, तो ये रिवाइज हो चुका बच्चों हम लोगों का। अब बच्चों